Hello students. Now I am going to explain you the properties of electric charge. This is my second part of electricity. So now I am going to earlier I am telling you there are the two types of the charge, that is positive charge and the negative charge. So this is the first property. According to that, unlike that is the opposite charges, that is attract to each other, and like, that is similar charges repel to each other. So this is the first property of electricity, and also I am just explaining my next part, that is with the help of magnet example. The force, now it's the second property of this charges is the force F between the two charges varies directly as the product of two charges, that is Q1 and Q2, and inversely as the square of the distance r between them. तो ये कूलम्ब्स लॉ की वजह से ये चीज हम लोग यहाँ पर ये बताते हैं कि F is directly proportional to the product of Q1 and Q2 upon r square, where K is the constant. K हमारा यहाँ पर एक constant है, and Q1 into Q2 upon r square. तो हम ये आपको थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि ये कैसे मतलब चीजें हो गई हैं. तो इसको आप यहाँ पर कुछ देखेंगे कि ये लॉ कैसे आया, कूलम्ब्स ने कैसे इस लॉ को बताया है, इसको आप देखने की कोशिश करेंगे. तो अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर दो प्लेन लेते हैं, जिसमें हमारा एक प्लेन ये हो जाता है, दूसरा ये प्लेन होता है, इसमें हमारा Q1 ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारा प्लेन है, इसमें Q1 हमारा नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच में हमारा एक फोर्स वर्कआउट कर रहा है. इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी हमारी r है. तो अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात को मान के चलते हैं, तो जो इसके बीच में फोर्स बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. इसके बाद फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा. और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम आपस में अगर कंबाइन कर देते हैं, तो देखिए ये हमारा ये आ जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा ये, और अपॉन r स्क्वायर होगा. और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटा देंगे, तो F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा. और अब आप इसका अगर यूनिट की बात करेंगे, तो जो यहाँ पे फोर्स की जो हमारी यूनिट बन रही है, वो बन जाएगी हमारी यहाँ पर चार्ज मींस कूलम. चार्ज यूनिट हमारी कूलम होती है, कूलम स्क्वायर अपॉन ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा. इस तरीके से हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इस पूरे डेरिवेशन को समझ सकते हैं. एक बार हम आपको फिर से डेरिवेशन के बारे में बताते हैं कि अगर हम दो प्लेन लेते हैं, एक प्लेन में हमारा Q1 पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारा Q1 ये नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों के बीच की जो दूरी है वे r है, और यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है. तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूरियों को घटा दें तो हमारा फोर्स बढ़ जाएगा. दूरी अगर हम घटा देते हैं दोनों चार्जेस की, तो फोर्स बढ़ जाएगा. अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो हमारा फोर्स घट जाएगा. तो ये इसलिए यहाँ पे ये इसको इनवर्स प्रोपोर्शन में लिया गया है. और अगर हम मैग्नीट्यूड चार्जेस के बढ़ाते हैं दोनों, तो भी हमारा फोर्स काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर. और यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएंगे, तो F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा. और अगर हम यहाँ पर इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे, तो यह हमारा c स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा. ये रेडियस है, डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे मीटर हमने ले लिया है. चार्जेस है तो चार्जेस के हो जाते हैं. और k की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो k की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. तो ये हमारा एयर में आ जाता है कांस्टेंट. इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे पेपर है, माइका है, और भी जो डिफरेंट मटेरियल्स है, उसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वो चेंज होती चली जाती है, डिपेंड ऑन द मटेरियल, कि इन दोनों चार्जेस के बीच में हम मटेरियल क्या यूज करते हैं. ज्यादातर बुक्स में आपको यही बताया गया कि चार्जेस जो होता है वो एयर या वैक्यूम में हम लोग निकालते हैं. तो ये हमारा इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इक्वल आती है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है. और हम ये भी मान सकते हैं कि k की वैल्यू अगर एयर के लिए अगर हम 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर. ये सिर्फ इतना ही होगा. तो हमने एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉ को बताया है. अब हम आते हैं इसके थर्ड लॉ पर. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड
दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारे पूरे यूनिवर्स का वो कंजर्व होता है, ना ही इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही इसको हम लॉस कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लॉ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए एडिटिव, मतलब इसको हम अलजेब्रिक सम से जोड़ सकते हैं। दैट इज टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। मान लीजिए किसी भी पॉइंट से अगर आप चार्जेस प्रोड्यूस किए हैं, एक जगह से Q1 हो रहा है, दूसरी जगह से Q2 हो रहा है, तो इन दोनों का सम हमारा आ जाएगा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक सम के इक्वल आ जाता है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड एट द क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज द मिनिमम चार्जेस व्हिच इज कैपेबल ऑफ, दैट इज existence. तो it can fill the existence is equal to that on the, that is electron. तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन को any other charges body will be have a charge Q, where अगर Q का अगर हमने आपको पहले भी बता रखा है कि Q हमारा ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करता है डिपेंड। तो अगर हम क्वांटाइज्ड इसकी वैल्यू लेते हैं, अगर +1 +2 लास्ट तक लेते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उससे हमारा चार्ज का वैल्यू बदल जाएगा। जैसे ये 1 हो गया, इसके तरीके से पहला चार्ज हो गया, अगर इसमें हमारा 2e हो गया, इस तरीके से चार्ज की वैल्यू डिपेंड करता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डिटेल्स में चार्जेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है, और आप इस तरीके से इसके नोट्स भी बना सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से मतलब स्टडी कर सकते हैं। अगर इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, जैसे दूसरा पार्ट हमारा है कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद रखो बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जो, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको इतना फिर बता देते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट की बात हम कर रहे हैं वो हमारा ये होता है कि अगर हम इसको इंडिकेट करेंगे तो हमारा I हो जाएगा, और I इक्वल्स टू हमारा Q/T होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज हमारा किसी पार्ट से फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और अगर यहाँ पर अगर हम Q के फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा I/T हो जाएगा। इस मीन्स की अगर हम इसी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NE/T। और इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से अगर हमको इसकी यूनिट को डिसाइड करना होगा तो वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो होगी वो होगी एम्पियर होगी। और हम आपको बता दें कि एम्पियर क्या होता है। एम्पियर मींस दैट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो कितना टाइम उसको लगता है 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर में फ्लो करने के लिए, वो हमारा 1 एम्पियर करंट होता है। तो 1 एम्पियर जो होगा हम आपको फॉर्मूले से यहाँ बता सकते हैं कि 1 कूलम अपॉन ये 1 सेकेंड होगा। तो 1 सेकेंड कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 1 मीटर ये डिस्टेंस है, यहाँ तक आपको चार्ज को फ्लो करने के लिए यूनिट में अगर देखते हैं कितना टाइम हमारा लेता है, रेट ऑफ फ्लो होता है, उस हिसाब से हम लोग 1 एम्पियर को बता सकते हैं। तो 1 एम्पियर के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और जिस डिवाइस से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। एमीटर, सो एमीटर इज एन ए डिवाइस थ्रू विच यू कैन मेजर द। एमीटर के इसका सिंबल जो होगा वो इस तरीके से होगा, इधर आपका प्लस, इधर आपका नेगेटिव हो जाएंगे, और इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको रेजिस्टेंस में बताएंगे। बस हम आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर ये आपका सेल हो गया, इसके बाद आप यहाँ पर की लगा देते हो, की लगाने के बाद यहाँ पर आप एक एमीटर लगाओगे, तो यहाँ से ये प्लस और यहाँ से फिर ये इस तरीके से ये चार्ज फ्लो करेगा, और ये आपकी सर्किट होगी। सर्किट में आपका ये चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज इसको दिखा रहे हैं हम लोग। ये हमारा फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके ठीक अपोजिट में फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन
कि फ्लो को, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो करता है। इस बीच में हम लोग यहाँ पे एमीटर लगाते हैं। तो एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, इसलिए एमीटर को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अगर ये मेजर करेगा तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी, कितने इसमें से Q हमारा यहाँ से फ्लो करके जाता है, कितने टाइम में, उसको ये रिकॉर्ड करता है। और अब हम थोड़ी सी आपको कुछ ये भी बता देना चाहेंगे कि जो इसके यूनिट होते हैं, एम्पियर के जो छोटे यूनिट होते हैं, जैसे कि अगर हम 1 मिली एम्पियर की बात करेंगे, ये इसका है तो ये 10 टू पावर -3 एम्पियर के बारे इक्वल हो जाएगा। और अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर, ध्यान रखिए माइक्रो का ये सिंबल हो जाता है, और अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर के बारे में रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारा 10 टू पावर -6 एम्पियर होगा। इस तरीके से ये यूनिट भी हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने में यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को अगर आप डिफाइन करते हैं, मैं एक बार आपको फिर बता देना चाहता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, and where the charge is related by Q and it takes the time t, so I equals to Q by t। और अगर चार्ज के इसमें पॉइंटर व्यू में बताएंगे तो ये आपका I into t हो जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बताया है। इसको आप बुक से खूब और स्टडी करिए, और जो आपके डाउट्स हो उसको आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को और क्लियर कर सकते हैं। हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में और इलेक्ट्रिसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो ऑलराइट।